शाम के 5 बजे थे। विनय अभी अभी घर पहुंचा था। आज ऑफिस में ऑडिटिंग की वजह से काम काफी था, इसलिए काफी थक गया था। माँ को चाय बनाने का कहकर बाथरूम में चला गया। इतने में फोन की रिंग बजी। माँ ने आवाज दी, तुम्हारा फोन बज रहा है। विनय ने जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। अब फोन बंद हो तभी तो। उसके वापस आने तक 5 बार फोन बज चुका था। माँ ने परेशान होकर कहा, कौन है दिमाग खा रहा, पहले इसकी सुनो। विनय ने देखा तो कोई अननोन नंबर था। कौन है जो बार बार फोन कर रहा है। इतने में फिर से फोन बजा। विनय ने फोन उठाया तो आगे से किसी लड़की की आवाज थी। इससे पहले कि वो हेलो बोल पाता, लड़की ने दूसरी तरफ से हमला बोल दिया। तुम समझते क्या हो अपने आप को? कल से परेशान कर दिया है तुमने। आज तो हद ही हो गई है। तुमने घर के नंबर पर भी फोन कर दिया। तुम जैसों की अकल एक दिन में ठिकाने आ जाती है जब थाने में 4 डंडे पड़ते हैं। इतना सुनकर विनय भी चकरा गया। ऐसा क्या कर दिया जो थाने तक बात पहुंच गई। खैर, किसी तरह अपने बोलने का समय मांगा और उससे पूछा, कौन हो भाई और ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, नंबर दोबारा चेक करो। इतना कहने पर उस लड़की का माथा भी ठनका। सच में किसी गलत बंदे को तो नहीं लताड़ दिया। वो चुप हो गई। शायद नंबर दोबारा चेक करी थी। अब तक उसे गलती का एहसास हो गया था तो उसने झट से फोन काट दिया। विनय ने उसे वापस फोन किया तो उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी। सॉरी, एक डिजिट गलत पढ़ने की वजह से आपको नंबर लग गया। विनय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। बोलता भी कैसे? उस लड़की की आवाज में अजीब सा खिंचाव था। लड़की बोली, प्लीज आप मेरी बातों का बुरा मत मानना। असल में पिछले 3 दिनों से एक लड़का लगातार मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। बस उसी को सबक सिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, विनय ने जवाब दिया। वैसे आप दिल्ली में कहाँ पर रहती हैं? क्या आपको कैसे पता चला कि मैं दिल्ली में रहती हूँ? आपकी बोलचाल से अंदाजा लगाया। वैसे आपका नाम संध्या आपके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। क्या नाम बताया ही कहाँ? अरे अरे, परेशान मत हो, मैंने ट्रू कॉलर से पढ़ा था। दोनों हंसने लगे। संध्या ने बताया कि उसके पिताजी पोस्टिंग की वजह से अब आगरा में रह रही है। विनय उससे बात करने के लिए कोई और टॉपिक ढूंढ ही रहा था कि संध्या बोली, अच्छा मैं फोन रखती हूँ। विनय का मन था कि मैं उससे कहूँ कि दोबारा बात होगी, पर इतने में फोन कट चुका था। इतने में माँ चाय लेकर आई। कौन था बेटा? नहीं माँ, वो रॉन्ग नंबर था। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या तू रॉन्ग नंबर पर भी इतनी लंबी बात कैसे कर लेता है? अब वो माँ को क्या बोलता, चुपचाप चाय पीने लगा। रह रहकर उसे वही बातें याद आ रही थी। एक गजब का आकर्षण था उसकी आवाज में। उसका नंबर सेव कर लिया था। रात को भी सोते वक्त वही दिमाग में घूम रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो फिर से फोन उठाया और सोचा क्यों ना व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा जाए। फिर सोचा, नहीं, क्या पता उसके घर वाले पास हों, या वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। ये भी वैसा ही निकला जैसे ने पहले परेशान कर रखा था। सोच विचार में 11 बज चुके थे। पता नहीं क्या दिमाग में आया और झट से व्हाट्सएप पर उसे हाय का मैसेज भेज दिया। फिर माथा ठनका, अरे पागल, क्या कर दिया। झट से उसे डिलीट कर दिया। सोचा सुबह काम भी करना है। आंखें बंद की और कुछ समय में नींद आ गई। दूसरे दिन विनय काम के लिए निकल गया। दोपहर को अपने काम में बिजी था कि उसका फोन बजा। संध्या ने फोन किया था। एकाएक मन में खुशी से झूम उठा। फिर भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए उसने फोन उठाया। जी संध्या जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आपने रात को मुझे मैसेज किया था क्या? विनय को कोई बात नहीं आ रही थी। असल में विनय ने तो डिलीट कर दिया था, लेकिन संध्या के मैसेज बॉक्स में विनय का नाम पर डिलीटेड मैसेज शो हो रहा था। जी, वो गलती से मैसेज चला गया, पर मैंने तुरंत डिलीट कर दिया। विनय बड़ा स्पष्ट बंदा था। उसने उससे तपाक से बोल दिया कि आपकी आवाज का आकर्षण मुझे अपनी तरफ खींच रहा है।
मुझ पर जादू सा छा गया है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैं आपकी तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। क्या हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं? संध्या भी उसकी बातों से प्रभावित थी, परंतु उसे ये अंदाजा कतई नहीं था कि वो एकदम से ऐसा बोल देगा। उसने हाँ में जवाब दिया और दोबारा फोन करने के लिए कहकर फोन काट दिया। विनय मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अगर हिम्मत ना कर पाता तो उससे फ्रेंडशिप ना हो पाती। उनकी बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहते। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, परंतु असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। जब सपनों की दुनिया का यथार्थ के सामना होता है तो फैसला लेना कठिन हो जाता है। एक दिन बातों ही बातों में संध्या ने उससे पूछा कि बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? विनय ने भी बिना सोचे जवाब दिया, हद से ज्यादा। उसने विनय से कहा कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे को देखा तक नहीं। एक दूसरे से मिलने के बाद क्या हम हमारी कमियों को एक्सेप्ट कर पाएंगे? विनय ने उससे कहा कि तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें अपनाऊंगा। ऐसा ही तुम्हें भी करना होगा। रात को लेटे हुए विनय इसी सोच में था कि अगर सच में ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। फिर सोचा, खैर जो भगवान को मंजूर होगा हो जाएगा। संध्या को कुछ तसल्ली तो हो गई थी, पर फिर भी कश्मकश में थी कि सच्चाई का पता चलने पर वो कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ दिन बीते और दोनों ने मिलने के बारे में सोचा। विनय ने तो मन पक्का कर लिया था कि वो जो भी हो, जैसी भी हो, शादी करेगा। तो उसी से दोनों ने पालीवाल पार्क में सुबह 11 बजे मिलने का टाइम फिक्स कर लिया। संध्या पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। विनय पार्क में दाखिल हुआ तो इसी सोच में था कि उसे कैसे पहचान पाऊंगा। इतने में सामने पेड़ के नीचे बेंच पर एक लड़की बैठी थी। उसने विनय को फोन लगाया तो पक्का हो गया कि वही है। विनय उसके पास गया और वहीं बेंच पर बैठ गया। संध्या की आवाज की तरह उसका रूप रंग भी विनय को भा गया था। उसे भी विनय पहली ही नजर में पसंद आ गया। लेकिन ये क्या, विनय की नजर उसके हाथों और पैरों की तरफ गई। असल में संध्या को अर्थराइटिस की बीमारी थी, जिसका असर उसके हाथों और पैरों में देखा जा सकता था। संध्या की आंखों में आंसू थे। विनय ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि वो उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा से प्यार करता है और दुनिया की कोई ताकत भी उनको अलग नहीं कर सकती। अक्सर देखा गया है कि ऐसे प्यार कम ही परवान चढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों का प्यार एक मिसाल था। आज इन दोनों की शादी को 13 साल हो चुके हैं और इनकी एक 12 साल की प्यारी बच्ची है। आज भी जब कभी दोनों अपने उस समय को याद करते हैं तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। आपको इन दोनों की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताइएगा, और चैनल भी आप ही का है तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।